नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास देखने वाले हैं जिसमें आप लोग मैथ को पढ़ेंगे। और ये देखिए मैथ की आपकी 24वीं क्लास है। इससे पहले 23 क्लासें हो चुकी हैं, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लघु गणक को परिभाषित करें। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि तीन राशियाँ कह रहे हैं ए एक्स एन इस प्रकार संबंधित हैं कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एन हो, तो कह रहे हैं कि एक्स को आधार ए पर एन का लघुगणक कहते हैं। मतलब एक्स को आधार ए पर क्या कहते हैं, एन का लघुगणक कहते हैं। मतलब इसे ऐसे लिखेंगे लॉग ए एन इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कह रहा है कि लॉग आधार, देखो आधार का मतलब क्या होता है, बेस नीचे लिखना होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघुगणक क्या हो जाएगा एन और इक्वल टू क्या रहेगा एक्स रहेगा। ठीक है, के रूप में लिखा जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघुगणक कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखने की डेफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो उनको देखो आप लोग लर्न करके रखिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शेयर का क्या अर्थ है। आपसे कह रहे हैं शेयर का क्या अर्थ है। कह रहे पूंजी को प्रायः समान मूल्यों की इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। जैसे पूंजी होती है, मान के चलो जैसे कोई कंपनी है, उसकी पूंजी है, टोटल संपत्ति है 1000 रुपये। कितनी है, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये को हमने क्या किया, इसके 100 भाग कर दिए। कितने भाग किए, 100 भाग कर लिए। ठीक है, तो 100 भाग करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 को 100 से। 1000 को इससे डिवाइड करें 100 से, तो कितना निकल का है, 10 रुपये। मतलब यहाँ पर देखो 100 भाग किए तो 100 भाग का मतलब हो गया इसके 100 शेयर हो गए। 100 भाग का मतलब क्या हो गया, 100 शेयर हो गए। और एक शेयर की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये होगी। क्लियर। देखो जितने भाग करते हैं, जैसे जो भी पूंजी है, जैसे कोई कंपनी है, उसकी टोटल जो पूंजी होगी उसके टुकड़े करेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे ज़्यादा पैसा होता है इकट्ठा करना होगा, तो एक व्यक्ति से अगर 1000 रुपये लोगे तो कोई नहीं देगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके 100 टुकड़े करिए, या 100 की जगह 1000 टुकड़े कर दो। 1000 टुकड़े कर देंगे तो मतलब यहाँ पे 1000 शेयर हो जाएंगे। 1000 शेयर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1000 भाग हो गए। अब उस एक शेयर की कीमत कितनी रहेगी, 1 रुपये रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके कितने भाग किए, 100 भाग किए। 100 भाग का मतलब इसके 100 शेयर हो गए। कितने शेयर हो गए, 100 शेयर। और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। अब जो भी व्यक्ति खरीदेगा, जैसे किसी को 1 शेयर चाहिए तो 10 रुपये देगा, 2 शेयर चाहिए तो 20 रुपये देगा, कोई 100 शेयर पूरे खरीदना है तो उसे कितने देने होंगे, 1000 रुपये देने होंगे। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंशधारी कौन होता है। तो आप उधर कह रहे हैं शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कह रहे कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंशधारी बोलते हैं या शेयरधारी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक क्या है। तो आप लोग ध्यान रखें, इसको इस टाइप से बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। और देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। जैसे कहीं पे लिखा होता है ए बराबर, जैसे आपका लिखा है 2 3 5 7 9। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 10। जैसे बी बराबर आपका समुच्चय दिया है और यहाँ पर लिखा है, जैसे मान के लो 3 3 5 6 7 8। ठीक है, ये लिखा है। और आपसे पूछा जाएगा जैसे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या पूछेगा, ए इंटरसेक्शन भी। देखो बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ कॉमन आएगी उसको लिखना है। जैसे कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 लिखना है। उसके बाद कितना कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 7। तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो कितना हो जाएगा, 3, 5, 7 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ समुच्चय का प्रतीक यू, ये बोला जाता है यूनियन। संघ समुच्चय क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है, इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनियन। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ए बराबर जैसे लिखा है 2 4 6 8। ठीक है, और यहाँ पे देंगे, और वी बराबर आपका लिखा है यहाँ पर जैसे 1 2 3 5। ठीक है, और आपसे कह रहा है ए यूनियन वी निकालना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि यूनियन में क्या होता है कि जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है उसको भी लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं मिलती है उसको भी लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 1 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा तो 2 लिखना है। 3 आएगा, नहीं आएगा। 4 कॉमन आएगा, नहीं आएगा। 5 6 8 सारी वैल्यू लिखनी है। जो कॉमन आएगी उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं आएगी उसको भी लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय प्रदर्शन की कौन सी विधियां हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, एक तो होती है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, नेक्स्ट होती है सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। और ये देखो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, ऐसा नहीं क्वेश्चन करवाए नहीं है।
ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आप लोग पीछे की क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली डिटेल से अगर आपको समझना है तो सारी क्लासें आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो 43 नंबर क्वेश्चन आपका सवाल दिया, अभी तो डेफिनेशन दी गई थी। कह रहे हैं ए बराबर 6, 8, 11 कह रहा है। ठीक है, वी बराबर आपका कह रहा है 5, 11, 13 कह रहा है, 5, 11, 13, और आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो समुच्चय की क्लास आप लोगों को करवा चुका हूँ, पूरी क्लास एक कंप्लीट करवा चुका हूँ जो समुच्चय पर आधारित थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछे, तो इंटरसेक्शन आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो चीज़ हमें कॉमन मिलेगी उसको लिखना होता है। जैसे ए समुच्चय दिए और बी समुच्चय दिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा वही आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा आपका, 11 कॉमन आएगा। तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ये आपका समीकरण दिया, मैं कह रहा है x+3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और ये तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, और आपका 2016 में पूछा भी गया था। ये भी देखो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपका यहाँ पर क्या दिया, देखो x² + 8x + 17। ठीक है, अब इसमें आपसे कह रहे हैं कि x+3 से भाग करना है। किससे भाग करना है, x+3 से भाग करना है। और बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, बहुत से क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर आप लोग समझो x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर कितना है, 1 है। तो कितने का गुणा करूँ, यहाँ पर x पावर 2 बन जाए तो यहाँ पे x की पावर 1 का गुणा करना होगा। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती है। तो यहाँ पे जब x गुणा x करेंगे तो x² बन जाएगा। x का 3 हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। क्लियर नहीं, घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझो 8x में से 3x जाएगा तो 5x बनेगा, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आप लोग समझो, देखो यहाँ पे x के आगे की जो संख्या है वो कैसी है, प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, प्लस चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर कितना है, x का गुणांक कितना है, 5 है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, x के साथ में कौन सी संख्या है, 5 है। यहाँ पे ओनली 5 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का x हम गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्लियर नहीं, अब चिन्ह बदलो, माइनस माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा। 17 में से 15 गया, कितना बचेगा, 2। तो आप लोग ध्यान रखें, आपसे क्या पूछा गया, भागफल। तो भागफल कितना है, देखो जितनी बार भाग गया वही तो भागफल होगा। तो इसका हो जाए x+5। और आपसे क्या कह रहा है, शेषफल। ठीक है, और क्या पूछा है, शेषफल। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो भागफल x+5 हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समुच्चय A दिया है और समुच्चय B दिया है, और आपसे कह रहा है कि A इस टाइप से देखो चिन्ह लगा है, और कह रहा है कि इक्वल टू क्या है, और कह रहा है V इस टाइप से T। ठीक है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, A सबसेट B बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलेंगे A सबसेट B, V सबसेट A। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, बता चुका हूँ। जैसे A बराबर आपका क्या दिया है, यहाँ पर कह रहे हैं देखो A B C दिया है, और B बराबर आपका क्या दिया है, V C A D। क्लियर नहीं, यहाँ से समझिएगा। यहाँ पर देखो B बराबर क्या दिया, B C A D। आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे, पहले तो कह रहे हैं A सबसेट B। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि A सबसेट B, चूँकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे A के समस्त अवयव B में उपलब्ध हैं। ठीक है, देखो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे A के जो भी अवयव हैं वो सारे जैसे एक B के अंदर देखो A उपलब्ध है, B उपलब्ध है, C भी उपलब्ध है। मतलब A के सभी अवयव आपके B के अंदर हैं कि नहीं है। तो A के सभी अवयव कहाँ पे हैं, B है। तो लिखना है A के समस्त अवयव B में उपलब्ध हैं। तो अतः या तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो, उपलब्ध हैं, इसलिए A सबसेट B हो जाएगा। क्लियर, इसलिए क्या हो जाएगा, A सबसेट B हो जाएगा, क्योंकि A जो है ना B का क्या है, सबसेट है। क्लियर हुआ। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, B सबसेट A कह रहा है। तो B सबसेट A कह रहे हैं, तो यहाँ पे B सबसेट A बनेगा नहीं। देखो आप लोग समझो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि V के सभी अवयव यहाँ पर A में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 अवयव तो A में मिल रहे हैं, बट ये वाला D जो है ना, ये अवयव इसके अंदर है, नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि जो V सबसेट A होगा वो नहीं होगा, क्योंकि V के सभी अवयव यहाँ पे लिखना है, इसलिए V के समस्त अवयव A में उपलब्ध नहीं है। मतलब V के सभी अवयव A के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, इसलिए V,
ठीक है, ये बीच से काट देंगे, ठीक है, नॉट सबसेट हो जाए, वी नॉट सबसेट ए या वी डज नॉट सबसेट ए बोला जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने कह रहे गणित की परीक्षा में क्रम से कह रहे अंक प्राप्त की, कह रहे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा। देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है, समांतर माध्य का फॉर्मूला याद रखना है। देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार आप लोगों को बताया, तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग। देखो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या, क्या हो जाएगा, कुल संख्याएं। संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या होता है। जैसे आपके यहाँ पे संख्याएं कितनी थी, 40 थी, 40, 50, 68, 70, 72। तो कोई यहाँ पे 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 70 कितना हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा। 160 में 72 प्लस 68 ऐड करना है, तो 72 68 जोड़ 8 2 10 7 6 13 1 14 140। तो यहाँ पे 140 और ऐड करेंगे तो टोटल 300 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग टोटल कितना बना, 300 बना। और कितने, 5 विद्यार्थियों का है टोटल। देखो या तो संख्याएँ काउंट कर लो, या पहले ही बोला गया 5 लोगों का है, तो 5 से भाग करना है, तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो समांतर माध्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की कह रहे मजदूरी क्रम से दी गई है, ठीक है, तो प्रतिदिन की मजदूरी दी गई और कह रहे हैं इसका समांतर माध्य क्या है। तो वही प्रोसेस समांतर माध्य का आप लोग ध्यान रखना है। जब भी समांतर माध्य पूछा जाए, देखो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग, ठीक, क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएँ, क्या हो जाएगा, बटे कुल संख्याएँ। लेकिन देखो जो संख्याएं दी उनका टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो टोटल करें, जैसे यहाँ पे 70 जोड़ा 80, 70 और 80 कितना हो जाएगा आपका, 8 7 15 150 हो जाएगा। 150 प्लस 100, 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 प्लस 110, 250 प्लस 110 या 250 प्लस, ठीक है, 10 ऐड करें 260, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पे आपका बनेगा 360 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इन संख्याओं को हमने ऐड किया, वो 110 और था, यहाँ पे 110 और ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 470, कितना हो जाएगा, 470, ये वाला 110 और ऐड किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा, सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो सबको यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। वो 65 75 85 80 76, ठीक है, यहाँ तक की संख्याओं को पहले हम जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करना है कितना, 5 5 10 5 15 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 2 6 2 8 7 15 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, और 31 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31 और 7 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो इनको ऐड किया यहाँ तक 381। अब छूटी हुई देखो यहाँ पे कौन कौन सी, 94, उसके बाद 105 छूटा था, 105, फिर 103, 81 और 86, इतना ऐड करना है, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना है, 5 4 9 3 12, ठीक है, 12 13 6 19 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 8 18 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 2 यहाँ पे 400, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो 470 तो पहले ही निकलेगा, 381 और 469, ठीक है। 9 1 10 हो जाएगा 1, और यहाँ पे 7 और 1 8 8 16 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 2 हो जाएगा, 4 4 8 2 10 3 13 1320। टोटल योगफल कितना है 1320, ठीक है। 1320 कितने लोगों का है, 15 का। तो 15 का यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो 15 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 9 बार तो जाएगा नहीं, जैसे 1320 में 9 बार करेंगे तो 15 गुणे 9 कितना होता है, 135 होता है, ठीक है। कितना होता है 135, जबकि यहाँ पे कितना है 132 है, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बार जाएगा। देखो चाहो तो ऐसे कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। 15 गुणे 8 कितना होता है 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 हो जाएगा, 2 120 बचेगा, ठीक है। तो फिर 8 बार चला जाएगा, 15 8 120, तो यहाँ पे देखो 88 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माध्यिका क्या है, कह रहे हैं कि आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए, तो कह रहे उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या होती है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया जाए और उसके बीच की वैल्यू को क्या बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में इसको लिखना है। तो आरोही क्रम होता है, सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी होगी, तो इसमें 143 आएगा,
ठीक है। 143 के बाद क्या आएगा आपका, 143 के बाद 145 आ जाएगा, 145 के बाद 148, ठीक है, कितना है 148, ये हो जाएगा। फिर 151, 151, फिर 152, ठीक है, 152 के बाद 153, 153 और उसके बाद 153 के बाद आ जाएगा आपका 155, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको काउंट करना है 3 और यहाँ पे कितना है n इक्वल टू कितना है 7, 7 का मतलब यहाँ पे n का मान कितना है विषम आया, तो यहाँ पे आपको लिखना है n इक्वल टू कैसा आया विषम आया। देखो माध्यिका का फॉर्मूला आप लोग रखते हैं, जब n इक्वल टू आपका विषम दिया जाए तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे याद रखना है, माध्यिका इक्वल टू आपको हो जाता है n+1/2, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। यदि n इक्वल टू आपका सम निकले, क्या निकले सम, तो उसका माध्यिका का फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे देख लीजिए। देखो सारे फॉर्मूले आपको बता के चलो, माध्यिका इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे होता है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद हो जाता है, क्लियर नहीं, इसी तरह रखना है। तो ये सम के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और विषम के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर कितना आया, ठीक है, विषम आया, तो यहाँ पे हमें माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका का फॉर्मूला लगाऊँ, फॉर्मूला तो आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो 7 + 1/2 क्या हो जाएगा वहाँ पद, लेने इसी तरह 7 और 1 8 हो जाएगा, 8/2 का मतलब हो जाएगा 4 वहाँ पद। तो कायदे से देख लेना है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग समझो 8/2 आए, 2 से काटेंगे कितना आएगा 4वां पद, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, 4वां पद कौन सा आ रहा है 151, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 151। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक आप लोग को ध्यान रखना है कि जैसे कोई संख्याएँ दी, जैसे ये संख्याएँ दी, तो बहुलक पूछा गया, कोई भी संख्या जितनी अधिक बार आएगी वही बहुलक कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सी आ रही है 12, ये भी 12 12 12, तो ये 12 जो होगा फर्स्ट का जो 12 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, क्योंकि 12 कितनी बार है 4 बार है और कोई संख्या 4 बार आई नहीं आई, ठीक है। तो इसी तरह का अब सेकेंड में देखो बहुलक क्या बनेगा आपका, कौन सी संख्या आपकी कई बार आ रही है 1 2 3 4 38, 38 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्रव के आयतन का मापन किस में किया जाता है, तो आप लोग ध्यान देखो द्रव का जो आयतन नापा जाता है वो लीटर में नापा जाता है, ये तो सब लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया, ऊंचाई कह रहा है 5 मीटर, कमरे का आयतन ज्ञात करो, ये बहुत बार आप लोगों को पता चुका। देखो यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल दिया, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका 48 वर्ग मीटर, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया 48 वर्ग मीटर दिया गया और ऊँचाई कितनी दी गई, ऊंचाई देगी 5 मीटर, ऊंचाई कितनी देगी 5 मीटर। क्या पूछा कमरे का आयतन, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कमरे का आयतन इक्वल टू फर्श का क्षेत्रफल, क्या लिखना है फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पता है फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया 48 गुणा 5 हो जाएगा, तो 8 5 40 4 हो जाएगा, 5 को 20 4 24 240, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 240 और आयतन कह रहे हैं ना, तो मीटर क्यू हो जाएगा, मीटर क्यू लिख लो या घन मीटर लिख लो, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्श्व आकृति में कह रहा है वृत्त ओ केंद्र है और कह रहा है ए सी बी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु हैं तथा कह रहा है ए ओ बी का कह रहा है प्रतिवर्ती कोण 240 कह रहे हैं ACB का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपका चित्र देखो वैसे यहाँ पे चित्र दिया जाएगा इस क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया इसकी वजह से नहीं, तो यहाँ पे देखो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं, जैसे मान चलो यहाँ पर ABC कह रहे हैं कि कोई आपके ACB 3 पॉइंट हैं, ठीक है, कितने हैं 3 पॉइंट इस टाइप से हैं और तीनों कहाँ पे हैं परिधि पर हैं। तो यहाँ पे मान लो ABC और ये मान लो O, ये क्या है O, आपका AOB कोण दिया, AOB कोण दिया, ये दिया गया 240 डिग्री, कितना दिया 240 और ये बन रहा है केंद्र पर, कहाँ पे बन रहा है केंद्र पर, और ये कोण कहाँ पे बन रहा है परिधि पे बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ कोण ACB इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/2 कोण AOB, मतलब क्या हो जाएगा जो केंद्र के कोण का क्या होता है आधा होता है, परिधि का कोण क्या होता है केंद्र के कोण का आधा होता है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे 240 तो डिवाइड कर दो 120, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। देखो अंश माप का मतलब ये होता है अर्धवृत्त का,
ठीक है, ये वाला 180 डिग्री। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं अर्धवृत्त में बने कोण की माप कितना होता है। जैसे अर्धवृत्त में कोई त्रिभुज बनाया जाएगा तो उसका जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री, ये होता है। ठीक है, समकोण ये वाला कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छेदक रेखा किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि वह रेखा कह रहे जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है तो कह रहे वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे ये आपका सर्किल है और यहाँ से एक रेखा खींचती है तो ये देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इसको प्रच्छेद कर रही तो ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई कह रहा है ये सेंटीमीटर में है तो इनकी कह रहे हैं आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। इनको सबसे पहले लिखना है आपको आरोही क्रम में। किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में इनको लिखना है तो पहले तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे देखनी होगी आपको। एक छोटी वैल्यू हो जाएगी आपकी 133। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है 135 हो जाएगा, उसके बाद 137 हो जाए 137 हो जाएगा। ठीक है, 135 137 उसके बाद आपका 138 138 के बाद 140 142 उसके बाद 148 फिर 150 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी संख्या नहीं 2 4 तो 6 2 8। ठीक है, कितनी संख्याएं दे रहे हैं, ठीक है 8 संख्याएं दे रहे हैं, क्लियर नहीं। तो आप लोग इसी तरह रखना है। तो यहाँ पर माध्यिका पूछा गया तो n इक्वल टू कितना दिया 8 दिया, कितना दिया n इक्वल टू 8 दिया। 8 दिया तो इसका मतलब क्या दे दिया, सम दे दिया, क्लियर। तो आप लोग देख रहे हैं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू 1/2 n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। देखो यहाँ पे ऐसे होगा n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 आगे रहेगा तो n/2 मतलब 4 8/2। ठीक है, ये हो जाएगा वां पद प्लस यहाँ पे भी 8/2 प्लस 1 वां पद, लेने। तो यहाँ से काटेंगे तो 4 और यहाँ से काटेंगे तो 4 तो ये हो जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा 4वां पद प्लस यहाँ पे 4 और 1 कितना है 5वां पद। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे 4वां पद और 5वां 1 2 3 4 और ये 5वां पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 4वां पद कितना है 138 और 5वां पद कितना है 140। ठीक है, तो 138 और 140 ऐड करो तो 8 4 3 7 278 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 278। तो 2 से काटो 1 2 से काटेंगे 3 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 139। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 139। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचे। तो सबसे पहले प्रकार में क्या करना है 3.5 सेंटीमीटर दूरी लेनी है और एक वृत्त खींच देना है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के करना है आपको, वृत्त खींच देना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला देना। तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक तरीके से ये व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं उस वृत्त पर एक बिंदु P लेना है, कहीं पे भी आपको एक बिंदु P लेना है और यहाँ से क्या करनी है कि वृत्त से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा का मतलब होते है ये टच करके जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये ट्रायंगल बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो मतलब ये हो गई ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगर ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिए, कह रहे हैं कि 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर -9 गुणा 3 की पावर, तो गुणा में क्या होता है घातें जुड़ती हैं, 3 की पावर 4 प्लस 5 -9 प्लस 2 हो जाए। ठीक है, तो आप देखो प्लस की जोड़ लो 5 4 9 और यहाँ पे 9 2 कितना है 11 -9। अब 11 में से देखो यहाँ से समझो 11 में से 9 गया कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या कह रहा है, देखो 4/x² माइनस y² 9 कह रहे गुणनखंड करना है। तो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटे x² माइनस y² 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको अब ऐसे लिखना है 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से a² माइनस b², इसको मान लो a और ये मान लो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b, क्या होता है a प्लस b और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, क्या हो जाता है a माइनस बी। क्लियर है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED 3rd सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।